नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बीए लोक प्रशासन के द्वितीय पेपर राज्य प्रशासन के अंतर्गत राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के जो संबंध हैं या राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच में जो संबंध हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको समझने के लिए जैसे कि हमने पहले शुरू वाले लेक्चर में समझा था कि जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का प्रधान है और साथ ही जो उसके नीचे उसको मंत्रणा और सलाह देने के लिए हमारी संविधान में जिस बॉडी की स्थापना करी गई है वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद है। तो कुल मिलाकर दोनों ही राज्यपाल और मंत्रिपरिषद बेसिकली राज्य की कार्यपालिका के अंग हैं। राज्यपाल और जो मंत्रियों के बीच में संबंध है, अगर उसे हम सामान्य भाषा में समझें तो वो लगभग वो ही है जैसा कि डी.डी. बसु ने कहा है कि वो केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार से राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में जो संबंध है वही राज्यपाल और राज्य स्तर पर जो मंत्रिपरिषद है उसके बीच में संबंध है। लेकिन इसमें जो अनुच्छेद 74 है जिसमें राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंधों का उल्लेख है और अनुच्छेद 163 जिसमें राज्यपाल और राज्य के मंत्रिपरिषद के संबंधों का उल्लेख है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करने को बाध्य है। उसमें लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति को उसके अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन जो संविधान का अनुच्छेद 163 है उसमें इस तरीके की भाषा नहीं लिखी गई। उसमें केवल ये लिखा गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा अंतर ये हो जाता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही अर्थात संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य सामान्यतः करता है। लेकिन अगर संविधान में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि वह अपना स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है और ये संविधान में ही बताया गया है कि कुछ परिस्थितियां उसके स्वविवेक के लिए उसमें निर्धारित करी गई हैं जहां की वह अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा अंतर और ये निकल के आता है कि जहां राष्ट्रपति को संविधान में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है, वहीं पर राज्यपाल को कुछ कार्यों के संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसी के साथ जो अनुच्छेद 163(2) है उसमें यह व्यवस्था भी करी गई है कि राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां हैं उसके संबंध में अगर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में किसी प्रकार का कोई विभेद होता है, मतभेद पैदा होता है, तो उसका अंतिम निर्णय भी राज्यपाल ही करेगा। और मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है इस पर कोई भी कोर्ट पूछताछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां जो ये दी गई हैं इससे राज्यपाल की जो मंत्रिपरिषद के साथ जो संबंध हैं वो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो संबंध हैं उससे बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। अब हम इसी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों को देखें तो इसमें आपको संविधान का अनुच्छेद जो 163(1) है उसको देखना होगा जिसमें कि ये लिखा गया है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विमुक्ति का विवेकाधिकार है। और इसी के साथ अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। और अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद को राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराता है। तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों अनुच्छेदों का निचोड़ देखें, अनुच्छेद 163(1) जो कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति विमुक्ति का अधिकार दे रहा है, अनुच्छेद 164(1) जो कि मंत्रियों को राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहने का कह रहा है, और अनुच्छेद 164(2) जो कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो इन तीनों का अगर आप मंतव्य निकालें तो इसका मतलब ये है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं जिसका कि बहुमत विधानसभा में है।
क्योंकि मुख्यमंत्री उसी समय तक अपने पद पर बने रह सकता है जब तक कि, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि विधानसभा मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो इस कुल मिला के जब तक कि उसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तभी तक वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है। तो यहाँ पर जो बेसिकली राज्यपाल को स्वविवेकीय अधिकार ये विवेकाधिकार दिया गया है मुख्यमंत्री के चयन का, वो संविधान के अनुच्छेद 164 2 से सीमित हो जाता है कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को वह मुख्यमंत्री बनने के लिए इनवाइट करे जो कि विधानसभा के बहुमत को अपने साथ लेके चल सकता है। अब यहाँ पर राज्यपाल को उस स्थिति में विवेकाधिकार मिल सकता है जिसमें कि उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना मुश्किल हो रहा हो कि ये व्यक्ति विधानसभा के बहुमत को अपने साथ ले जा सकता है। ये स्थिति कई परिस्थितियों में हो सकती है, जैसे कि नए चुनाव हुए हैं और उसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा है, या किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया लेकिन उसमें अपने नेता को चुनने में आपस में विवाद है। तो उस स्थिति में राज्यपाल को ये विवेकाधिकार उसका जागृत हो जाता है कि वह किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए या मुख्यमंत्री पद के लिए इनवाइट करे। और जैसे कि अनुच्छेद 164 में ये फर्स्ट में ये कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि राज्यपाल जब तक चाहें मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन वास्तविक धरातल पर यह भी सही नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि उसको विधानसभा में बहुमत है, और किसी भी मंत्री को हटाना या किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा यह मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं अपने दल से परामर्श करके। क्योंकि अल्टीमेटली जो संविधान का अनुच्छेद 164 2 है जिसमें कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, उसके कारण से हमारे यहाँ ये बेसिकली जो ये 164 2 अनुच्छेद है, ये जो संसदीय शासन हमने जो अपनाया है उसको एक तरीके से उसका सार है। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक कि उसको विधानसभा में बहुमत है। तो यह राज्यपाल के लिए बिल्कुल निश्चित है कि वह उसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाएगा जिसको कि मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि ये मंत्री बनेगा। और उसको हटाने के संबंध में भी राज्यपाल अपने विवेक से डिसीजन ना करके मुख्यमंत्री उनको बताएंगे कि किस व्यक्ति को अब मंत्री पद से बर्खास्त करना है या हटाना है। तो इस कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के चयन में राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है, उस समय जब स्थिति स्पष्ट नहीं है, दल बदलुओं का बाजार गर्म है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जो राज्यपाल का विवेकाधिकार है उतना ही व्यापक बन जाएगा जितना कि कोई राज्यपाल उसको बनाना चाहे या जितनी परिस्थिति की आवश्यकता मांग कर रही है, जितना उसको केंद्र निर्देश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो राज्यपाल उस व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा का सदस्य ही नहीं है। ऐसा हुआ भी है। अब इसी में हम जो ये तो मुख्यमंत्री के चयन से संबंधित अपन ने बात करी। अगर मुख्यमंत्री को हटाने की बात है तो इसके संबंध में भी जो राज्यपाल के जो विवेकाधिकार हैं वो उसी से निर्धारित होंगे कि विधानसभा का बहुमत कब तक मुख्यमंत्री के पास है। अगर विधानसभा का समर्थन मुख्यमंत्री खो देता है तो राज्यपाल उसको बर्खास्त कर सकता है मुख्यमंत्री को। हालांकि इसका जो डिसीजन है वो विधानसभा में ही होता है कि अमुक मुख्यमंत्री को बहुमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मुख्यमंत्री दल में फूट हो जाए या कोई कारण हो जाए और विधानसभा में अपने बहुमत का जो परीक्षण है वो कराने के लिए तैयार ही नहीं हो, टालम टोल करे या उसको बनाए रखने के लिए भ्रष्ट साधनों का उपयोग करने लग जाए
असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करने लगने लग जाए। तो राज्यपाल, अगर उसको लगता है कि उसके दृष्टिकोण से कि वो व्यक्ति विधानसभा के बहुमत का विश्वास खो दिया है, तो उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। इस तरीके से हम देखें तो जो मंत्रिमंडल है वो उसका वास्तविक जीवन मरण और वो बेसिकली विधानसभा के हाथों में है, बल्कि राज्यपाल के हाथ में ना होकर विधानसभा के हाथ में है। विधानसभा का नियंत्रण क्योंकि मंत्रिमंडल पर बना रहता है, विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। विधानसभा पूरक प्रश्न पूछ के निंदा प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव आदि कई तरह के प्रस्ताव हैं जिनसे कि वह मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। और अगर कोई राज्यपाल अपनी हठधर्मिता के कारण अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग करे तो उस राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। क्योंकि राज्यपाल ने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री है और उसको हटा दिया जिसको कि विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है, तो समस्या ये आएगी कि दूसरा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, वैकल्पिक सरकार गठित कैसे हो सकती है उस स्थिति में, क्योंकि विधानसभा में बहुमत जिस दल का है उसी की तो मुख्यमंत्री पद बनेगा, मुख्यमंत्री मिलेगा। यहीं पर हम राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के जो संबंध हैं उनमें एक पहलू का और बहुत महत्व है, वो है राज्यपाल का खुद का क्या व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। कई बार राज्यपाल पद के अधिकारी इस तरीके के व्यक्तित्व रखते हैं जो कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र और व्यक्तित्व के बल पर जो वहाँ की मंत्रिपरिषद है उस पर छा जाता है और संपूर्ण राज्य के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनका विश्वास अर्जित करके और उनका मार्गदर्शन भी कर सकता है। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों में जो राज्यपाल का व्यक्तित्व है वो भी अपना एक वो स्थान रखता है कि वो किस तरीके का है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माताओं का विचार था कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के जो संबंध हैं उनकी मधुरता इसी में है कि राज्यपाल जो विविध दलों की राजनीति है उससे ऊपर उठकर कार्य करे और किसी विशेष राजनीतिक दल की ओर से हस्तक्षेप करने की नीति पे न चल के सबके बीच मध्यस्थता करने की नीति पर वह चले। थैंक यू वेरी मच।